नमस्कार। प्रारब्ध के YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस नए चर्चा के क्रम में। आइए सबसे पहले अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं पुष्कर अवस्थी जी का। पुष्कर जी नमस्कार। आपके साथ अपने सभी दर्शकों को आज़ादी के 75वें साल यानी अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी पुष्कर जी, प्रत्येक भारतीय को जी। प्रधानमंत्री जी ने लगभग 1.25 घंटे का उद्बोधन समाप्त किया अब से कुछ देर पहले लाल किले से। तो आज की चर्चा निश्चित रूप से जब एक पूरा इन्होंने महापर्व बना दिया, होली दीपावली जैसा एक त्यौहार बना दिया 15 अगस्त को, जो कि कभी एक सरकारी कार्यक्रम जैसा होता था। तो आइए क्यों ना प्रधानमंत्री ने जो 1.25 घंटे में जो कुछ बातें कही, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिस पर लगातार चर्चा होगी, लेकिन उसकी कुछ जो शुरुआत, तो मैं सबसे पहले जो परंपरा का परिवर्तन 2014 के बाद से लाल किले से प्रधानमंत्री के उद्बोधन में जो एक परंपरागत बदलाव आया 2014 से, कि हम सारे लोगों ने महसूस किया कि वो एक घोषणाओं का मंच होता था। सबको पता होता था कि क्या उसका फ्रेमवर्क होगा। प्रधानमंत्री आते थे, देश के लिए कौन सी नई योजनाएं, किसानों के लिए कौन सी घोषणाएं, यानी योजनाओं और घोषणाओं का मंच होता था। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से 8वीं बार तक, और जब वो 9वीं बार आज उन्होंने झंडा फहराया, उन्होंने देश को देने की यानी घोषणाएं करने की बजाय देश का साथ मांगा है, और ये परंपरा उन्होंने बदली। इसको कैसे देखते हैं आप? अवनीश जी, आपने जो बात कही 2014 से पूर्व जो है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पे जो लाल किले के प्राचीर पे जो संबोधन होता था प्रधानमंत्री का, वो पहले तो जो है घोषणाओं का मंच होता था, और फिर शनय शनय अपनी प्रासंगिकता भी खोता गया। वो सिर्फ एक सरकारी जैसे इवेंट होता है जहाँ एनुअल होना है, वैसे ही रह गया। अब 2014 की पता जाके हम 2022 जो 75वां स्वतंत्रता दिवस है, अमृत महोत्सव के नाम से सरकार ने उसको प्रोपोगेट किया है और लोगों ने सहज उसको स्वीकारा है। यहाँ पे बात शुरू करने से पहले मैं पीछे जाना चाहूँगा, ताकि एक बहुत बड़ी जनरेशन पीढ़ी है जिसको भारत के 25वें और 50वें स्वतंत्रता दिवस के वर्षगांठ का ज़्यादा पता नहीं है। मैं उस पीढ़ी में से हूँ जिसने कि 25वीं वर्षगांठ भी देखी है, और उसकी यादें मेरे मन में सुरक्षित है। मुझे 50वां भी याद है, लेकिन दूसरी तरीके से याद है, और ये मैं तीसरा देख रहा हूँ 75वां। तो पहले तो अवनीश जी, जो 25वां हुआ था 1972 में हुआ था। उस वक्त मेरी उम्र 14 साल की थी, स्कूल जाता था, स्कूल में था, और 25वें का बड़ा उल्लास था। 47 में आज़ाद हुआ था, वो पीढ़ी जिंदा थी जो उसमें संघर्षरत रही थी स्वतंत्रता संग्राम में, या वो पीढ़ी थी जो कि उन दिनों स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे थे, वहाँ पे आए थे। तो 25वें और दूसरा 25वें तो 1972 में एक अलग तरह का उल्लास भारत में था। वो इसलिए कि 1971 में युद्ध हो चुका था और बांग्लादेश बन चुका था। तो जिस बात पे टू नेशन थ्योरी पे भारत का विभाजन किया और लोगों ने करवाया, वो थ्योरी वहाँ पर पहली बार असफल सिद्ध हो गई कि वो थ्योरी 25 वर्ष भी अपने पूरे नहीं कर सकी। तब तक उस जनरेशन को ये नहीं पता था कि इसके पीछे कौन था, लेकिन वो विषय से अलग हो जाएगा, फिर कभी बात करेंगे। तो उसमें जो है सरकार ने चीज की थी कि ताम्रपत्र बांटे गए थे। ताम्रपत्र जो है उनको दिया गया था कि उन स्वतंत्रता सेनानियों को दिया गया था कि जो उस वक्त जीवित थे, जिनकी जो है 47
में भारत की स्वतंत्रता में कोई भूमिका रही या वो जेल गए, और उनको जो है जिला स्तर पे जो है उनको जो है खोजा गया, उनको पता किया गया, और फिर उनको जो है ताम्रपत्र जो है वो साल भर चलता रहा। ये एक पहला था कि इसमें कि सरकार की तरफ से उनको रिकॉग्निशन दी गई उन अनाम लोगों को। फिर बाद में जो है कालांतर में पता लगा कि उसमें भी काफ़ी गड़बड़ियाँ हुई, उसमें भी जो नहीं डिजर्व करते थे या जिनका जो है नहीं होना चाहिए तो उनको भी दे दिया गया। बहुत सारे अपात्रों को भी पात्र बना दिया गया, कुपात्रों को बना दिया गया। लेकिन वो समय दूसरा था, लोगों को भी कई वर्षों बाद बदला। अब आते हैं 50वें। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि मैं आपसे पूछूं कि 1997 में जब हुआ भारत 50वां वर्षगांठ मना रहा था, उस वक्त भारत का प्रधानमंत्री कौन था और उस वक्त क्या विशेष हुआ था? संभवतः आप बता पाए तो बता दीजिए, तो नहीं तो फिर मैं उम्मीद करता हूं कि दर्शकों में का बहुत बड़ा वर्ग होगा, उन्हें नहीं मालूम। उस वर्ग में मैं भी शामिल हूँ। चलिए, 1997 में भारत के इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री, और भारत अपने सबसे दुर्भाग्यकाल समय जो गुजर रहा था। 1989 के दिसंबर तक राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उसके बाद वीपी सिंह, और 89 से लेकर 97 तक इन 9 वर्षों में 7 प्रधानमंत्री भारत बदल चुका था। अस्थायित्व था, भले 91 में इकोनॉमी जो है भारत की खोल दी गई थी, लेकिन अभी भी संचय की स्थिति में था। केंद्र में उठापटक थी, स्थायित्व का पूरा अभाव था। और जब अस्थायित्व होता है तो उस राष्ट्र की स्वाभिमान के साथ साथ उसकी प्रतिबद्धता में भी बहुत बड़ी कमी आती है। तो वो मैं उस जनरेशन को भी मैंने लीड किया है। तो 50वीं जो हुई थी, उस 50वीं में विशेष बात ये रखी गई कि रात को जो है उन्होंने 15 अगस्त 1947 वाला रिप्लिकेट किया। रात को 12 बजे सेंट्रल बनाया गया सेंट्रल हॉल में, और उसमें जो है नेहरू जी की स्पीच हुई, तो गांधी जी का भी जो राष्ट्रपिता संबोधन था उसने, तो एक रिपीटिशन था, वो उसे कुछ देने को कुछ नहीं था। अब आता हूँ 75वीं वर्षगांठ भारत की जो आज बन रही है, ये पहला कार्यक्रम है जो कि सरकार ने बहुत ही कहूँगा कि डेलिब्रेट उसको दिल्ली के चौराहे और गलियों से बाहर निकाल दिया। 75वीं वर्षगांठ को जो है उन्होंने जो है सरकार का कार्यक्रम ना उसको जनमानस का कार्यक्रम को दे दिया, और हर घर में तिरंगा उसका एक प्रतीक है। ये पहले से शुरू कर दिया गया था। आज की तारीख में जो है जो मैं वातावरण देख रहा हूँ, ये जनमानस का उत्सव हो गया। हम जिस अवसर पर बैठे हैं, ये जो है एक हर वार्षिक वर्षगांठ से अलग हटके ये आज एक उत्सव की स्तौर में, और ये तब होता है जब राष्ट्र का नेतृत्व बड़ा ही स्थिर होता है, वो उसकी प्रतिबद्धता पूर्णता होती है, और राष्ट्र में जनमानस में एक आत्मविश्वास होता है और स्वाभिमान होता है। तो इस मामले में ये बिल्कुल ही अलग है। और यहाँ पर यह भी कहना उचित होगा कि इस बार जो 75 में जब बात की जा रही है, तो हम 2047 की बात कर रहे हैं, 100 वर्ष। मोदी जी जब 2014 में आए थे, तब इसी लाल किले के प्रतीक से उन्होंने 2022 की बात की। तब हम लोग से 7 साल क्यों शुरू में, वो तो बाद में कालांतर समझ में आया क्यों, और उसी समय उन्होंने 75वां साल की याद दिलाना भी शुरू किया। याद करा था, लेकिन उसके पीछे जो वो बड़ा सॉफ्ट करना चाहिए था, टच था। लेकिन 2022 में वो फोकस था कि हमें ये काम करना है, 22,000 तक ये कवर लेना है, ये करना है। अब जो कर रहे हैं लीप ऑफ फेथ है, इतना ज़्यादा विश्वास है, आत्मविश्वास है, नए भारत पे विश्वास है, भारत को स्वयं पे अपना विश्वास है, भारत को विश्व में
किस स्थान पे है उसका उसे पता है, इसलिए आज वो 2047 की बात है। अच्छा, जब आपने बात किया ना कि 25वें सालगिरह की, फिर आपने 50वें की बात करी और 75वें की जब बात की, तो ये हम सब लोग देख रहे हैं आज के दिन मनाते हुए 75वां, कि वाकई ये एक लोक त्योहार जैसा हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने भी जब अपने उद्बोधन में अभी लाल किले से जब वो बोल रहे थे, तो उन्होंने ये कहा, बड़े साफ तौर पे कहा, आपने दोनों बातें जो कही वो प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक चेतना का एक पुनर्स्थापन हुआ है भारतीय समाज में। और जब ये उन्होंने कहा तो उसी समय उन्होंने उदाहरण के रूप में पहले तो आज का दिन याद दिलाया कि हर घर तिरंगे की ये अपार सफलता, और उसी के साथ उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि भाव के स्तर पर ही पुनर्जागरण नहीं हुआ है, काम के स्तर पर भी हुआ है। और तब उन्होंने गिनाया 200 करोड़ के डोजेस, ताली थाली भी, हर घर थाली भी, जनता कर्फ्यू की उन्होंने याद दिलाई। तो उन्होंने कहा कि देश अब एक समाज के तौर पर पुनर्जागरण हो रहा है, ये सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं है। अच्छा, उसी के साथ आपने अभी जो एक बात कही ना, जब आपने 50वें की याद दिला रहे थे आप, और उस समय के राजनीतिक अस्थिरता और गुजराल साहब की सरकार और किसी का आना किसी का जाना, बड़ा सब कुछ बिल्कुल मोरल बड़ा डाउन था। उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने भी लाल किले से कहा कि इसकी सबसे बड़ी वजह जो ये सामूहिक चेतना का जागरण हुआ है, इसकी सबसे बड़ी वजह है राजनीतिक स्थिरता, जो 2014 से लगातार जा रही है। और तब उन्होंने धीरे से कहा 2047 यानी 100वां, इसको 2014 से लेके और अभी तक आपने देखा, अब इससे आगे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के कहने के संकेत हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जो है वो हमेशा संकेत ही देते रहे हैं। कभी भी आप पिछले 7 भाषण 8 भाषण जितनी बार उन्होंने दिया है, लाल किले से उन्होंने आगे वाली होने वाली घटनाओं के बारे में संकेत दिए। उन्होंने कभी इस तरह कोई बड़ी घोषणा इस तरह नहीं की। घोषणा का काल दूसरा होता था, वो केवल समाज को, बेसिकली वो समाज को स्वयं के दायित्व को उठाने के लिए तैयार कर रहे हैं। आज उन्होंने एक बात कही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कही है। सरकार का दायित्व ये करेगी, बिजली पहुंचाएगी, लेकिन सबके पास कोशिश करेगी, लेकिन जो कुछ कंज्यूम कर रहे हैं उनको, उनकी जिम्मेदारी है कि कैसे उसका ह्रास ना हो जाए, उस पानी दे रहे हैं तो उसका वेस्टेज ना हो। तो ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लानी। तो इतने वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय समाज को उसके दायित्व से परिचय कराया है, और ये बीच बीच पे उन्होंने टेस्ट किया है क्या वो दायित्व उठाने में सामर्थ्य रखती है कि नहीं रखती। टेस्ट किया है कैसे? टेस्टिंग इसलिए कहते हैं, किसी भी कार्यक्रम की सफलता ये माना जाता है कि सरकार ने कोई घोषणा की और एक तरीके से जो है सरकारी जो तंत्र होता है उसके द्वारा जो है उसको जनमानस तक पहुँचाया जाए। यहाँ पर संवाद भारतीय समाज, मैं जनता की बात नहीं कर रहा, भारतीय समाज और प्रधानमंत्री के बीच की बात, ये वो टेस्ट कर चुके हैं। हम लोग की मेमोरी शॉर्ट है, हम लोग भूल जाते हैं कि 2-2.5 साल पहले 2000 में जब लॉकडाउन की घोषणा की थी तो कितने सहज रूप से किस तरीके से कर दिया गया था और लगातार चलता रहा, जनता ने स्वीकार कर लिया। हाँ, जनता कर्फ्यू प्रधानमंत्री ने गिनाया, और उससे पहले वो नोटबंदी में आपके पेशेंट्स को टेस्ट कर चुके थे, था सब कुछ था, उसके दुष्परिणाम भी कुछ लोगों को आए, लेकिन उसके बाद भी जनता को शायद ये विश्वास था कि इस व्यक्ति ने किया है तो ये अपने हित में नहीं किया, हमें या देश के हित में किया है, इसलिए देश के हित में व्यक्तिगत अहित को भी, घाव को उन्होंने छुपा दिया। फिर उसके बाद जो है कोरोना के काल में जिस तरीके से मैनेजमेंट हुआ, जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पर लोगों ने तालीम बजवाई, कभी दिया जलवाया, और पब्लिक ने उसको रिस्पॉन्ड किया। तो उसके मतलब यह है कि प्रधानमंत्री ये जो है आपको प्रधानमंत्री अपने आह्वान पे भारतीय जनमानस के द्वारा उस आह्वान की स्वीकारता को समय समय पे टेस्ट करते रहे और उसमें वो सफल होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो जब 2047 की बात कर रहे हैं तो आज किसी को आश्चर्य नहीं हुआ कि 2047, क्योंकि जो है ऑलरेडी पिछले 7-8 साल में हम 2014 से लेकर 2022 आते आते हम देख चुके हैं बहुत चीज़ें।
इसलिए यदि ये प्रधानमंत्री 2047 की बात कर रहे हैं और उसको लेकर कोई गोल दिशा दे रहे हैं, या भारत को दे रहे हैं, या भारत के समाज को उस दिशा में चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तो सहज जनमानस उसे स्वीकारने को आज तैयार है। नहीं तो इसको कुछ चिल्ली की गपोड़ी करके जो है उड़ा सकता है, लेकिन इसको जो है गंभीरता से, सिर्फ गंभीरता में आप ले या न ले उतना महत्व नहीं है। मेरा मानना है कि ये जो है सब आज की तारीख में पूरे विश्व का जितना भी पॉलिटिकल क्लास है, भारत में बैठा किसी भी देश कोई भी एम्बेसडर है या कोई भी जो है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का विश्लेषक है, वो प्रधानमंत्री के भाषण की मीमांसा बड़ी बारीकी से करता है। वो इसलिए करता है कि उसमें वो संकेत ढूंढते हैं, क्योंकि उनको ये विश्वास है कि अनर्गल बात यहाँ नहीं होती। सब अपने अपने पॉइंट उठाते हैं उसके अंदर। इसलिए जब 2047 की बात की है तो ये जो है स्पष्ट संकेत उन्होंने दे दिया है कि भारत जिस दिशा में चल चुका है, ये दिशा उसकी वही रहेगी। प्रधानमंत्री कोई आए, फिर कोई आए, फिर कोई आए, भारत अपने खोए हुए काल को पुनः पाने के लिए और विश्व में अपने उचित स्थान को असर्ट करके प्राप्त करने की दिशा में बढ़ चुका है, और वो बढ़ता रहेगा। ये विश्वास उन्होंने आज अपने देश को, देश के वासियों को दे दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने जैसे कहा ना कि उन्होंने टाइम फ्रेम नहीं देखा कि 5 साल का कौन प्रधानमंत्री उस समय रहेगा कौन नहीं रहेगा, तो इसका मतलब है कि उन्होंने व्यापक रूप से एक जो विरासत, यानी कि एक जो लंबी योजना पर भारत को उनकी दृष्टि से जहां वो ले जाना चाहते हैं, तो इस पर वो कोई टाइम फ्रेम छोटा 5 साल 1 साल 2 प्रधानमंत्री 3 प्रधानमंत्री कम से कम नहीं देख रहे हैं। अच्छा, अपने भाषण में बहुत सारी बातें कही उन्होंने, नारी सम्मान पर, नारी महत्व पर कही, लेकिन हम सारी चीजों को नहीं, एक महत्वपूर्ण बात और उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि जब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, तो अगले 25 साल की जब हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अब हमको जरा पंच प्राण, ये अगले 25 साल जो होंगे उसके पंच प्राण, और 5 ऐसे पॉइंट्स को उन्होंने गिनाया। उसमें था सबसे पहला, बड़े सपने देखो और बड़े संकल्प। उन्होंने साफ कहा कि भारत अब बड़ा सपना देखेगा, यानी विकासशील नहीं होगा, भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। दूसरा उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि हम सबको अगर किसी के अंदर एक भी प्रतिशत गुलामी की भावना कहीं ना कहीं रह गई है तो उससे मुक्ति पानी है। दूसरी बात उन्होंने ये कही। तीसरी उन्होंने कहा कि अपनी विरासत पर हमें गर्व करना है। चौथा उन्होंने कहा एकता, और एकता के साथ उन्होंने एक बड़ी अलग से एक शब्द जोड़ा, एकजुटता। और जब वो एकजुटता की बात कर रहे थे तो इससे पहले वो कह चुके थे कि कोरोना के समय इतनी नकारात्मकता के बाद भी 200 डोजेस हम दे दिए, तो वो एकजुटता। और अंत में जो थोड़ा देर पहले आपने कहा था, नागरिक कर्तव्य का बोध, तो ये और 25 साल की ये 5 प्राण जो कि हाईलाइट थे उनके भाषण के, और अगला 25 साल, इन दोनों के मिलाने के साथ ही उन्होंने एक चीज और कहा कि राज्यों में एक दूसरे से राजनीतिक कंपटीशन की जगह कौन कितना आगे निकल जाएगा इसकी बात हो। तो जबकि प्रधानमंत्री एक व्यक्ति के रूप में, प्रधानमंत्री पद के तौर पर मैं नहीं कहूंगा, लेकिन राजनीतिक उनका इतना घनघोर विरोध है, मतलब उस पर तो तिरंगे के अपमान पर लोग चले आए और इस अमृत महोत्सव का भी आए। तो जब प्रधानमंत्री इतनी सकारात्मक बातें कर रहे हैं, तो इसको आप बाकी जो विपक्ष की राजनीति है उसका कितना सहयोग मिलते हुए देख रहे हैं, या अगर सहयोग न मिलते हुए देख रहे हैं तो कैसे हैंडल करेंगे प्रधानमंत्री इसको राजनीतिक रूप में? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये समस्या जो है ना प्रधानमंत्री की है ना विपक्ष की। ये समस्या क्योंकि इसका समस्या का समाधान भी प्रधानमंत्री और पहले से ही दे चुके हैं, अब और बराबर देती आए भारत की जनता। इसका समाधान जो है, इसका सूत्र जो है भारत की जनता है, और जिसकी बात कर रहे हैं, जो सामंजस्य में नहीं आएगा उसको जनता का एक बार इतना अपने को कहना चाहिए कि
उस इतना स्थिति में मजबूती से। स्वाभाविक रूप से अपने को इतना दायित्वपूर्ण समझने लगा है कि उस दायित्व, प्रधानमंत्री जिस दायित्व की बात कर रहे हैं उसका जो है पटापेक्ष जो है वो जनता ही कर देगी। तो आप जो है विपक्ष में क्या कोई रहेगा क्या नहीं रहेगा, कैसा रहेगा, ये समस्या जनता को पूर्ण डाल दी, जनता के हल कर लेगी। वो एक सटल मैसेज था, विपक्ष के लिए बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो जानते हैं। लेकिन सकारात्मक बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने सकारात्मक बात की है और उन्होंने यही और जैसे देख ही रहे हैं आप कि चाहे विपक्ष की ही राज्य सरकार क्यों ना हो, लेकिन जब कुछ समस्या कोई बात आती है तो प्रधानमंत्री दलगत से राजनीति से उठकर भारत के प्रधानमंत्री के दायित्व को पूरा 100% निर्वाह करते हैं। बिल्कुल, और वहां तो प्रोटोकॉल की भी चिंता नहीं करते। वेस्ट बंगाल का उदाहरण सबके सामने है, बाढ़ की स्थिति थी, आपदा की स्थिति थी, प्रधानमंत्री गए और उनको यथोचित प्रोटोकॉल नहीं मिला, ममता बनर्जी का सहयोग नहीं मिला, फिर भी वो अपना काम किए लौट आए। तो कुछ ये समय काल के साथ होती है, भले वो जो चेहरा वहां पर बैठा है विपक्ष के रूप में वो अपने दायित्व का निर्वाह करे या न करे, लेकिन जब प्रधानमंत्री जो है सीधे जनता के बीच जाते हैं तो जनता अपने दायित्व का निर्वाह आज भी तो कल करेगी ही करेगी, सबका समय है। अच्छा, जब मैंने आपसे ये बात कही कि प्रधानमंत्री एक तरफ बात कर रहे हैं इन 5 संकल्पों की, दूसरी तरफ बात कर रहे थे कि राज्य और स्वस्थ कंपटीशन की, प्रोजेक्शन 25 साल का, 25 साल और अगले प्रधानमंत्री रह नहीं सकते हैं, ये वो भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, यानी कि पार्टी और दलगत बात से ऊपर। ऐसे में जब आपने कहा कि वो लगातार भारतीय जनमानस से उम्मीद करते हैं और जनता, वो न विपक्ष के लिए था न किसी के लिए था। प्रधानमंत्री अगर जनता कर्फ्यू में लोगों को घर में रहने पर मना सकते हैं तो क्या आप ये भी मान लिया जाए कि जिस दिन चाहे सड़क पे उतार सकते हैं? मुझे मानना ही नहीं, मेरा तो पूर्ण विश्वास है। और आप, मैं तो भविष्य में एक ना एक दिन तो किसी भी कारण को बताते हुए मैं अगले 1-2 साल में इसकी अपेक्षा, मतलब इस टेस्ट की भी अपेक्षा की जा सकती है, इस ड्रिल की भी नहीं, मैं अपेक्षा कर रहे हैं कि वो सबसे आखिरी संकेत होगा प्रधानमंत्री जी के कोई बहुत बड़े निर्णय लेने का, जिस दिन उनकी कहने पे, और मुझे पूर्ण विश्वास कि किसी समय काल के लिए लोगों से ऑफिस या घर से निकल के सड़क पे आकर जो है खड़े होने के लिए या कुछ करने के लिए बोलेंगे तो शहर के शहर जाम हो जाएंगे। चलिए, उस दिन की भी प्रतीक्षा करते हैं। अच्छा, चूंकि हम लोग आज प्रधानमंत्री जी का जो भी उद्बोधन रहा, 1.25 घंटे के लगभग उद्बोधन रहा, उससे ज्यादा ही रहा, उसमें एक चीज और उन्होंने बड़ा साफ तौर पर और बड़े कड़े लहजे में कहा, तमाम बातें कहते हुए, और कुछ योजनाओं की बात की, कुछ अपने प्रदर्शन की बात की, और उन्होंने कहा अब हमें दुनिया के किसी देश से के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। और जब उन्होंने ये कहा उसके तुरंत बाद वो पर्यावरण की बात करने लगे, और जब पर्यावरण की उन्होंने बात किया तो उन्होंने कहा कि भारत सनातन संस्था के रूप में प्रकृति के साथ रहना जानता है, और उन्होंने सनातन की पूरी जो प्रकृति के साथ उसका हेल मेल और उसका अस्तित्व उसको बताया। उन्होंने कहा कि अब जय जवान जय किसान जय विज्ञान उन्होंने पहले ही ऐड कर दिया था, अब उन्होंने जय अनुसंधान भी ऐड कर दिया। तो लाल किले की प्राचीर से एक काम काज निपटाते प्रधानमंत्री को देखता है ये भारत, 2014 से जिस प्रधानमंत्री को देख रहा है, तो वो सनातन की बात करते हैं और इस देश की संस्कृति की बात करते हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं आप, भारत के वर्तमान और भारत के भविष्य? जो हमारा इतिहास रहा वो तो जैसा था वैसा था। इसको आप पहले तो प्रधानमंत्री ने जो सनातन संस्कृति और प्रकृति रहना और ऐसी जो बातें की है, इसको तो पहले समझिए दिस इज असर्टिव इंडिया। ये सब उन्होंने कहा, ये एक जो है संकेत ही नहीं, ये एक तरीके से एक डायलॉग है जो उन्होंने विश्व भर में छोड़ दिया। ये इसके पीछे इसके दो इनके क्या मतलब कोई बात नहीं होती। इसका एक अंतर्राष्ट्रीय पहलू है, एक राष्ट्रीय पहलू।
अंतर्राष्ट्रीय पहलू ये है कि आपको मालूम ही होगा, वर्तमान में पूरा यूरोप प्राकृतिक आपदा, सूखे से जूझ रहा है, या पूरा पाश्चात्य समाज जो है पूरी तरीके से प्राकृतिक इम्बैलेंस को झेल रहा है। ऐसे समय पे उन्होंने जो है, जब आप इसकी ओजोन लेयर और इसकी उसकी बात होती है, एनवायरमेंट वाली बात होती है, तो उसमें हमेशा डीलिंग होती है। काफ़ी जितने ये आपके विकसित देश हैं वो बाकी जैसे पे दबाव डालते हैं कि जो है आप ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, तो बेसिकली ये होता है कि ताकि जो है उसमें भारत जैसे देश के लिए नुकसानदायक होता है, क्योंकि जो है जो उसकी वर्तमान स्थिति में जो उसकी आवश्यकताएं हैं आगे बढ़ने के लिए, उसमें जो है वो बाधक बन जाएगा। तो ऐसी दिशा में उनका ये संकेत है कि भारत जो है कोई भी इस तरीके की अनटूवर्ड कंडीशन जो है विश्व को नहीं मानेगा। प्रकृति के बारे में भारत को समझाने की विश्व को जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सनातनी संस्कार के हैं और सनातन में प्रकृति के साथ रहना हमको भारत के जनमानस को सहज रूप से आता है। ये अंतर्राष्ट्रीय साथ में सनातन को संस्कृति जिन्होंने दिया है, ये हमारे आप ऐसे लोगों के लिए नहीं कहा गया। हम और आप जानते हैं, हम जो है हिंदुत्व सनातन और सनातनी में बड़ा फर्क, बारीक फर्क को अच्छे से समझते हैं, लेकिन भारत का एक प्रबुद्ध वर्ग जो इलीट क्लास है, एक अपर मिडिल क्लास है, या एक ऐसा वर्ग जो कि पिछले 75 वर्षों से सहज रूप से जीता आया है और जिसको कि अपनी जड़ों का ही नहीं मालूम, ये उनके लिए भी सत्य। आज जितने एनजीओ आपके भारत में हैं, जिसको लिबरल्स या लेफ्ट बैक करते हैं, वो कौन से एनजीओ है? सब ये एनवायरमेंटलिस्ट है। एनवायरमेंटलिस्ट एनजीओ जो है भारत को जो है समझा रहा है कि कहाँ क्या करना चाहिए, ये उसको समझा रहा है जो कि प्रकृति में पैदा हुआ, प्रकृति में ही रहा, प्रकृति में ही उसके लोग हैं, प्रकृति में ही उसका जीवन रहा। हम उसको जो है अपनी जैसे इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स जो हमको बनाया गया, उसमें हम भूल गए। हमने जो हमें उसको पूरा डोंगापंथी या ढकोसला, इन सब चीज़ों में या तो पुरातनवादी करके हमने उसको नकारा, लेकिन हम आज उनसे वापस जा रहे हैं, क्योंकि प्रकृति जहाँ पर मैं एक छोटी बात कहूँगा कि सृष्टि का नियम है, आप सृष्टि से कितना भी खेला खेल सकते हैं, अंत में सृष्टि प्राकृतिक अवस्था में ही जाती है। और फिर सृष्टि में जब संहार का जब काल होता है, जब विक्षेप आता है, तो जो प्राकृतिक है वही सर्वाइव करता है, अप्राकृतिक कुछ नहीं रह जाता। क्योंकि प्राकृतिक जो है सृष्टि के साथ पैदा हुई, इसके साथ है, तो उसका अंत भी जो है उसी रास्ते से होता है। तो आप इसीलिए आपको जो है बार बार बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि सनातनी संस्कार परंपरा, क्योंकि हम जब इसकी बात करते हैं तो बेसिकली वो जीवन शैली हमारा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि हम तो नदियों को माँ कहने वाले लोग हैं, हम पेड़ों की पूजा करने वाले लोग। ये आज का जो है अपर मिडिल क्लास, और उन्होंने कहा हम कंकड़ को शंकर मान लेने वाले लोग हैं। तो उसका उपहास माना हमने बनते हुए देखा इस भारत में। हमारे इसकी एलीट क्लास ने, हमारे राजनीतिक वर्ग ने, हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने, हमारे तंत्र के नेतृत्व ने इसका उपहास पिछले 20-25 साल से तो उसका उपहास सुनते ही आ रहे हैं, और सहज रूप से हमने उपहास को स्वीकारा भी है, चाहे वो फिल्म के नाम पर परोसा गया हो, साहित्य के नाम पर परोसा गया हो। हमने जो है, क्योंकि हमने उसके पीछे कारणों को जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि एक पूरी पीढ़ी का जो है हमको जो है गुलामी की हीनता, फिर मैकाले और अंग्रेजी और पाश्चात्य जीवन शैली, उसने इतना हमको जो है लपेट लिया कि हम बहुत कम उम्र में ही हमको जो है कैटरेक्ट हो गया। बिल्कुल। और जब आप बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी ने जब ये कहा कि हम सनातन जानता है प्रकृति के साथ रहना, और आप कह रहे हैं कि हम लोगों ने उपहास उड़ाया। उपहास हम लोगों ने जो भारत का कथित एलीट क्लास, कथित बुद्धिजीवी क्लास, उसने तो वैचारिक स्तर पर इस सनातन के सारे प्रकृति वाले मंत्रों के रहते हुए भी वामपंथी अवधारणा, जल जंगल जमीन की लड़ाई को न जाने कितना चूरन बेचा। तो ये सब तो उन्होंने किया, निश्चित रूप से किया। अच्छा, एक चीज
प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के लगभग अंतिम समय में, जब वो धीरे धीरे तमाम चीज़ों को और बात कर रहे थे, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग हब की बात करी, उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करी, उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, उस पर तमाम इकोनॉमिक से जुड़े हुए लोग बात कर रहे हैं। उन्होंने एक ठेठ राजनीतिक बात से समाप्ति की, एक प्रशासनिक और एक चारित्रिक शुचिता की बात को उठा के उन्होंने कहा कि चीजें तो बहुत हैं बात करने के लिए, लेकिन मैं दो चीज यहाँ पे जरूर कहूंगा। उन्होंने कहा कि समय की यहाँ पर लिमिटेशन को देखते हुए, तो हम लोग की समय की लिमिटेशन को देखते हुए उसी तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब दो बातें भारत में नहीं चलेंगी, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद। और ये कहते हुए उन्होंने एक तो बड़ी हल्की फुल्की बात कही। उन्होंने ये कहा कि एक तरफ तो जिस देश में तमाम लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, और दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा रखने की जगह नहीं। तो ये हल्की फुल्की बात उन्होंने कहते हुए एक बड़ा महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि हम जिस समय कालखंड में चल रहे हैं, प्रवेश कर चुके हैं, वो समय कालखंड ऐसा होगा कि जिसमें अब भ्रष्टाचार से जुड़े, उसके लोगों को महत्व देने वाले, उनको स्वीकार करने वाले इन लोगों से देश मुक्ति पाएगा। और दूसरा उन्होंने कहा कि भाई भतीजावाद। और जब उन्होंने भाई भतीजावाद की बात की ना, तो उन्होंने सिर्फ राजनीति नहीं कहा, उन्होंने कहा संस्थानिक भाई भतीजावाद, चाहे खेल हो, चाहे जुडिशरी हो, उसके तमाम। तो वो कहाँ तक कहना चाह रहे थे, ये भाई भतीजावाद। और ये आप भी इसको बार बार अनौपचारिक चर्चाओं में कहते रहे हैं। तो ये मोदी अपने 24 से पहले ये किस तरह की राजनीति का संकेत दे रहे हैं? ये राजनीति संकेत नहीं, मैं समझता हूँ जो इससे पहले जो पूरा भाषण दिया था उन्होंने, वो जो है उन्होंने भारत का जिस दिशा में भारत को जाता हुआ देख रहे हैं या जिस तरह वो ले जा रहे हैं, उसके लिए उसके संकेतों को, उसके जो है अवधारणा को, उसको जो है और खुल के बोलने के लिए वो अपनी भारत की जनमानस को जो है बता रहे थे, वो सब दूरगामी चीजें। अच्छा, उन्होंने कहा कि अगर हमको अगले 25 साल में जहां मैं ले जाना चाहता हूं वहां जाना है, तो ये दो चीजें बड़ी बाधक होंगी, इसलिए इसका समूल नाश करूंगा। मेरा मानना ये है कि जो पूरे भाषण के बाद जो आखिरी में जो दो बातें कही गई हैं, उसमें वो सबसे पहले उसके परिणाम आते दिखेंगे या दिख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ये अभी जो आपको अभी तक जो देखा गया है वो ट्रेलर कह सकते हैं। अच्छा, जैसे कि मैं पहले शुरू से मानता रहा हूँ इस बात को कि मोदी जी को भारत की जनता के बारे में बहुत अच्छी तरह पता है। भारत की जनता कितनी सक्षम है, कितनी अक्षम है, ये भी उनको मालूम है। भारत में कितनी भावनात्मक है, कितनी शॉर्ट मेमोरी है, और भारतीय समाज कितना स्वयं में करप्ट है, ये उनको अच्छी तरह है। इसीलिए उन्होंने, जबकि बड़ा उन पर जो है 2014 के बाद से जो मोदी जी के समर्थक भी थे वो भी झुंझला जाते थे, गुस्सा होते थे कि जो है क्यों नहीं जिस तरीके से कार्रवाई भ्रष्ट लोगों पे होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, या जो तंत्र में जो बैठे भ्रष्टाचारी हैं उन पर जिस तरह होना चाहिए नहीं हो पाया। उस वक्त उन्होंने प्रायोरिटी अपनी, उनको अपने इतना विश्वास था कि उन्होंने उस वक्त जो अपनी प्रायोरिटी बनाई भारत के लिए, भारत को स्थिर, सक्षम और असर्टिव वाली स्टेज जब उनकी आ गई, जब उनको आत्मविश्वास ये हो गया कि हमने यहाँ तक कर लिया, और वो ये जानते थे कि यदि जो है जल्दीबाजी में या हमने जो है समय से पूर्व यदि हमने किसी पे हाथ डाला तो भारतीय जनता जो है इतनी ज़्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ी है कि कुछ मामलों को वो करप्शन मानती है, कुछ लोगों में खुली करप्ट होती है, उसको जो है वो जीवन की एक जो है दैनिक जीवन का तरीका समझने लगे हैं, इसलिए उसमें जो है खतरा बहुत था। बिल्कुल सही कह रहे हैं उन्होंने, जब इसको बल्कि आगे थोड़ा सा बढ़ाते हुए कहा भी कि मुझे तो आश्चर्य होता है कि ऐसे लोग जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार की कार्रवाई हुई, कोर्ट ने सजा दे दी भ्रष्टाचार के मामले में, उनके भी गुणगान
किए जाते हैं, और वो ऐसे लोग भी कुछ लोगों के आदर्श होते हैं। आदर्श होते हैं, उनको चुनाव जनता, वही जनता जो है जो कि कहती है कि भ्रष्टाचार बहुत हो गया, वही जनता जो है भ्रष्ट आदमी को चुनाव भी जिताती, भ्रष्ट राजनीतिक दलों को जिताती। तो ऐसी व्यवस्था में, ऐसी जनता के सामने आप मोदी से उम्मीद कर रहे थे कि बहुत पहले ही हाथ में डाले, बिल्कुल नहीं। इस वक्त जो आप देख रहे हैं, इस वक्त जो है वो जनता के सामने जो है सारे फैक्ट्स लेकर सामने आ रहे हैं। एक बार आपको याद होगा लोकसभा में उन्होंने जब अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि हम इनको सोनिया गांधी और राहुल गांधी बाहर के इनको अंदर कीजिए, तब उन्होंने बहुत माथे की बात कही थी कि मेरा काम किसी को जेल भेजना नहीं, जेल भेजने का कार्य न्यायालय करे। तो आज भी जो है जेल का रास्ता न्यायालय हो जाए, न्यायालय ठीक होगी अपने आप जाएंगे। और जब तक जो है वो जुडिशरी आपको बेल पे बेल देती है तो एंजॉय कीजिए। तो ये एंजॉयमेंट है। अभी जो दिख रहा है ये केवल उनको जो है जनता के सामने पर दिखाया जा रहा है, बार बार ये जनता को रजिस्टर कराया जा रहा है कि ये जो है भ्रष्ट है, ये भ्रष्ट है, ये भ्रष्ट है, ये भ्रष्ट है, और जनता कन्विंस होती जा रही है। ये टेस्टिंग पॉइंट था जो 3 बार 4 बार राहुल गांधी को बुलाया गया, सोनिया को बुलाया, कांग्रेस ने जो है सत्याग्रह किया। शुरू में जनता क्या कांग्रेस वाले कुछ आए और अंतिम स्थिति होती हो गई कि जो है पूरा जोर लगाना पड़ा था, कांग्रेस के खुद ही पदाधिकारी तक जो है नहीं आ रहे थे। तो इसके मतलब जो है ऐसे लोगों से जनता को उन्होंने अलूफ करा दिया, या जनता ने ये स्वीकार कर लिया कि ये हाँ है ऐसा। तो ये तो उन्होंने साफ साफ कह दिया। उसी के साथ जब वो ये कह रहे थे कि केवल, आपने कहा ना कि वो जनता जनता, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने खुद कहा कि केवल राजनीतिक भ्रष्टाचार नहीं, संस्थानों में भ्रष्टाचार। अब इन बातों की तो बहुत सारे गुण मतलब निकलते हैं और चर्चा इस पर आगे भी करेंगे, और कि कैसे है, चाहे वो यहाँ पे एक बात कहूंगा कि मेरा स्वयं का मानना है कि 2024 के चुनाव जीतने के बाद मोदी जी बहुत कष्ट देंगे, भारत की जनता उसके तैयार रहना चाहिए। वो तो इन्होंने 2 साल पहले ही आज लाल किले से ही कहा। 2024 के बाद जिस तरफ उन्होंने इशारा किया है, जिस तंत्र और बात के ऊपर है, उसमें कुठारघात 2024 के बाद होगा। उसमें क्योंकि बिना कष्ट के तो नहीं, तो राजनीतिक कार्रवाइयों, राजनीतिक लोग जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं या जो राजनीतिक भ्रष्टाचार हुआ है उस पर कार्रवाई के बाद अब दायरे और बढ़ेंगे, क्योंकि उन्होंने इंस्टीट्यूशंस का नाम लिया है। तो नहीं, इंस्टीट्यूशन पर आएगा, कहाँ और देखते हैं? मैं तो संपूर्ण तंत्र में ही देखता हूँ। कौन सा तंत्र ऐसा है, कौन सा तंत्र ऐसा है भारत की सरकार का या स्वयं भारत के समाज का तंत्र जहां नहीं है। क्योंकि ऐसी अवस्था में मैं समझता हूं कि 24 के चुनाव से पहले होगा सबको न्यायालय का, जो भी जाएगा न्यायालय थ्रू जाएगा। सरकार केवल जो है केस पे केस सबूतों के साथ, न्यायालय जो आज बेल देने में शक्ति नहीं है, स्पष्ट दिखता है। मैं समझ सकता हूँ कि निकट 24 के बाद भारत की न्यायपालिका में भी आमूल परिवर्तन के मैं होता हुआ देख रहा हूँ। किस तरह होगा, क्या करेंगे, या फिर स्वयं न्यायपालिका को अपनी ही साख की चिंता होकर जो है, जो बराबर डबल स्टैंडर्ड दिखाती आई है, उसका जो है कहीं ना कहीं उनको खुद ही शर्मसार होकर छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा नुपुर शर्मा और जुबेर वाले मामले में जो है न्यायपालिका ने जो है बिल्कुल नुपुर शर्मा के लिए बिल्कुल सेफ चीज पे जो है अलग निर्णय दिया और जुबेर को जो है बेल दे दी। और फिर जो है जिस बेंच ने नुपुर शर्मा की जो है एप्लीकेशन पे जो है एडवर्स कमेंट भी किए थे उन्होंने, वो उसने जो है फिर जुबेर का जो जजमेंट है तो उसको मानते हुए, मतलब जो 1.5 महीने पहले उन्होंने जजमेंट गलत दिया था उसके ठीक उलट जजमेंट उन्होंने दिया है। ये जो है क्योंकि ये कोई अकाउंटेबिलिटी जुडिशरी की नहीं है, इसलिए ये होता रहा। मैं समझता हूँ कि जब सरकार, अब उनको जुडिशरी को भी लग रहा है कि सरकार की जनता की तरफ से आलोचना काफी हो रही है, तो ये आलोचना और बढ़ती जाएगी। और मैं लगता हूँ कि अपने आप में सेल्फ परीक्षण जो है जुडिशरी की तरफ से वो होता जाएगा। जी, प्रधानमंत्री जी के आज के जो 75वीं वर्षगांठ थी हमारी स्वतंत्रता की, तो उस पर लाल किले से जो उन्होंने उद्बोधन दिया और उस पर जो जिस तरह से मीमांसा आपने उसकी की,
उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। और पुनः आपको जो है भारत की 75वीं जी 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 स्वतंत्रता दिवस की जी, आपको भी और हमारे सभी दर्शकों को, शुभकामनाएं। आप सभी को नमस्कार। और आशा करता हूँ 2047 भी आप देखें। मेरे पास तो नहीं होगा, लेकिन आप देखेंगे। धन्यवाद।